वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात हो रही है बिहार की। बिहार में चुनावी काउंटडाउन चल रहा है। 2.5 महीने से भी कम का वक्त बाकी है और आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी वाला दांव चल दिया है। सिपाही भर्ती को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ा सवाल तो यही है पहला कि ये जितने 2.5 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले प्रोसेस टेस्ट किए जाते हैं, ये प्रोसेस सरकार बनने के साथ साथ ही क्यों नहीं हो जाते हैं। खैर चलिए, अब बीजेपी हम जानते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव में है और नीतीश के भरोसे भी हैं। ऐसे में अब ये जो प्रोसेस जल्दी करने की बात कही गई है, नौकरियों की बाहर आएगी, तो क्या फिर एक बार नीतीश कुमार आएंगे? चुनाव पर इसका कितना प्रभाव होगा? इस हिस्से में सबसे पहले चर्चा इसी बात की। हर्षवर्धन जी, चर्चा की शुरुआत इस हिस्से में करते हुए, सुशासन बाबू अब नौकरियां बांटने वाले बाबू बन रहे हैं। 2.5 महीने ही सही, लेकिन जिसके हाथ में एक बार नौकरी का लेटर मिल जाता है, आपका वोट तो फिक्स हो ही जाता है। बिहार में थोड़ा सा कहना कठिन है। अच्छा, जिसके हाथ में मिल रहा है वो किस समाज से आ रहा है, किस जाति से आ रहा है, उससे तय होगा कि वो किधर बना हुआ है। और इसीलिए बिहार के नेता बहुत काम नहीं करते हैं। इसीलिए लालू जी का जंगल राज कहा गया, जंगल राज खत्म हो गया, सड़क अच्छी हो गई, बहुत सा काम नीतीश जी ने किया, लेकिन उनको भी एक समय के बाद लगा कि अरे ठीक है भाई, कितना काम करोगे, रहेगा तो वोट का खांचा वही जस का तस, इधर से उधर हुए तो वोट उनके साथ चला जाता है। उसको बुरा क्यों नहीं लगता कभी जब वो सो कॉल्ड सेकुलर से कम्युनल होते हैं या कम्युनल से सेकुलर होते हैं, सो कॉल्ड, क्योंकि मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। यही असली मुश्किल है बिहार की। जहां तक रही बात कि ये जो लेटर बांट रहे हैं, ये तो सचमुच अच्छा है, किसी बहाने से मिले, लेकिन हाँ, ये सवाल तो खड़ा होता है कि विभागों में बरसों बरस कुर्सियां खाली रहती हैं, जनता जाती है और वहां छुट्टी हो गई, कर्मचारी कम है, अधिकारी कम है, उनका काम नहीं होता है। अचानक अच्छा आप कुछ नियुक्तियां कर देते हैं, और जो इस तरह से नियुक्तियां होती हैं उसका जो नुकसान होता है, जब एक जिसको कहेंगे रेगुलर इंटरवल पर वैकेंसी फिल होती है, तो एक प्रोसेस होता है, एक सीनियरिटी तय होती है, एक हायरार्की तय होती है, एक बढ़िया इकोसिस्टम क्रिएट होता है। जब आप अचानक कहते हैं, किसी के मन में आया अच्छा चलो अब हम इतनी नियुक्ति कर दे रहे हैं, अगले 5 साल का बैकलॉग, अगले पिछले 3 साल का बैकलॉग, तो वो इकोसिस्टम भी डैमेज होता है। लेकिन कुल मिलाकर नियुक्तियां मिल रही हैं तो बिहार के लोगों के लिए अच्छा है। और मेरा यह मानना है कि बिहार के लोगों को तय करना पड़ेगा, चाहे जिसको वोट दो भाई, जाति के नाम पर वोट देना बंद करो। तुम्हारी जाति की ठेकेदारी लेकर उस जाति का भला भले न हो रहा हो, लेकिन कुछ पार्टी, कुछ व्यक्ति वो अपनी राजनीति, अपना सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, ये भी जरा ध्यान दीजिए। मेरा निवेदन है सर पीसीआर डायरेक्टर से, जो ये नीतीश कुमार जी का बयान है उसे सर एक बार फिर से प्ले कर दे। और नीतीश कुमार जी उस बयान के आखिरी हिस्से में जो बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द 2,29,000 पदों को सृजित किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि पदों को सृजित तो बाद में आप करिए, जो पद हैं उन पर तो बहाली कर दे, उन्हें तो भर दे। ये देखिए, मैं इस बयान की बात कर रही हूँ। 28 जून 2025 राज्य के युवा और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण दिन है। बापू सभागार में 21,399 नव नियुक्त सिपाहियों की नियुक्ति पत्र वितरित इन्हें किया जाएगा। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, विधि व्यवस्था सुदृढ़ है, ये शुरू से हमारी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बिहार में लगातार पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। अब लगातार नहीं हो रही थी, इसलिए ये अब चुनावी साल में करनी पड़ी है। पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाना है, इसके लिए कुल 2,29,000। ये कई बार लगता है विजय जी, ये लॉलीपॉप की तरह तो नहीं है। अभी देखो 21,000 दे दिया है, अब जो है हमें जिता दो, 2 लाख नियुक्तियां पत्र बांटे जाएंगे, नए पद सृजित किए जाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी फिर से आएगी सरकार। अभी तो 21,000 बांटे जा रहे हैं ना, तो हाँ। उसका एक बड़ा लॉलीपॉप 2 लाख का होगा। लेकिन कई बार ये काम भी करता ना। इसको दूसरे तरीके से देखें कि महाराष्ट्र में जो लाडकी नहीं, महाराष्ट्र में लाडकी योजना ने जैसे काम किया, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं हर्षवर्धन जी ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में जाति की जो राजनीति है वो ज्यादा जोरदार तरीके से चलती है, लेकिन फिर भी कुछ तो असर करता ही है। नहीं तो क्यों मुख्यमंत्री जी जो 2.5 लाख नए पद सृजित करने की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के भरोसे चल रही है, लेकिन नीतीश जी पे भरोसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अच्छा, ये तय है। तो मुझे बार-बार मैं इस बात पर जोर किसी और पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। जाति राजनीति की बात जब हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ क्यों चिपकी हुई है? क्योंकि वो 3.5-4% वोट जो कुर्मी वोट है, कोरी वोट है, या उसके अलावा जो ईबीसी वोट है, वो नीतीश कुमार को मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ चिपकी हुई है। भले ही अपना कोई लीडर बड़ा नहीं बना पाई हो, भले ही कोई अपना मुख्यमंत्री एक 30 साल में नहीं खड़ा कर पाई हो,
उनके साथ चिपकी हुई, क्योंकि वो जानती है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का वो 5% 7% वोट है, वो उसको मदद करेगा। यदि ये नहीं होता तो वो इंडिया ब्लॉक से क्यों उनके हाथ पैर जोड़ के, जिनके लिए दरवाजे खिड़की ताला लगा दिया था, अमित शाह जी ने कहा था कि दरवाजे पर ताला लगा दिया, कोई नहीं आने देंगे, फिर उनको लेकर आ गए ना आप। अच्छा, एक बात बताएं, तो नीतीश कुमार का अपना में फिर सर ताला लगा हुआ है, वो चाबी से खोला अंदर किया फिर लगा दिया मैं ही कह रही अब जा नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार की अपनी छवि सर एक उनके अपने वोट बैंक की है, ठीक, उनका अपना वोट बैंक, एक सेक्युलर छवि जिसकी बात कही जाती थी, अब आप उसे सो कॉल्ड सेक्युलर छवि कहें या सेक्युलर छवि कहें, कि वो जब तक लालू प्रसाद यादव के साथ थे वो मुस्लिमों के भी मसीहा के तरह से देखे जा रहे थे, लेकिन अब क्या उस छवि में भी थोड़ा परिवर्तन आया है? ये मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन नीतीश कुमार की छवि में आया। वो जितने जैसे लीडर थे वो वैसे के वैसे लीडर है, कमल की तरह से, वो कमल के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो कमल पर है ना पानी का असर नहीं पड़ता है, ऐसे नीतीश कुमार जी पे असर नहीं पड़ता, वो इधर रहे उधर रहे नीतीश कुमार ही बने रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या इन सब से, जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण, इतना बारीक तरीके से, इतना मीठे तरीके से आप बोलते हैं कि इस पद जो है जब सरकार बनती है तब क्यों नहीं सृजित किए जाते हैं। अब हो सकता है अगली बार जब नीतीश कुमार जी आए तो वो इस प्रोग्राम को देखकर इस पर काम करें। अभी मसला क्या है कि एक बात मुझे बताइए कि रोज रोज ये बात होती है कि लालू जी का जो जंगल राज है, हम नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, अरे 20 साल से आप सरकार में हो, उसके बाद भी अगर आप लालू के जंगल राज को खत्म नहीं कर पाए हो या उसको याद दिलाने की जगह आप कहते हैं कि 20 साल में हमने खत्म कर दिया ये सब खेल, अब लालू के जंगल राज की बात मत कीजिए। क्यों लालू के जंगल राज को याद दिलाना पड़ रहा है जबकि 20 साल से आप सरकार में हैं? इसका मतलब आपकी 20 साल की सरकार में वो ताकत नहीं है जो फिर से सरकार बने। 50 साल हो चुके हैं ना, इमरजेंसी अभी भी याद दिलाई जा रही है। नहीं, इमरजेंसी अलग चीज है, जो डराने वाली चीज है तो बताना पड़ेगा ना सर, नहीं तो कैसे वो डराएंगे नहीं। 21,000 नौकरी की हम जरूर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी घोषणा नीतीश कुमार ने भी 2 दिन पहले की थी, जो सामाजिक न्याय की पेंशन 400 रुपए महीना मिलती है, तो सीधे 1100 रुपए नीतीश कुमार ने कर दिया है, सीधे 1100 रुपए कर दिया, और ये बोला है कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा उसके बाद उसको हम बढ़ा देंगे। दूसरी घोषणा उन्होंने सबसे बड़ी करी है कि जब 2023 का जातीय जनगणना का जो डाटा आया था उसमें 93 लाख गरीब परिवार के लोग आए थे और हर परिवार को 2 लाख रुपए देने की नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, वो भी शुरू कर दिया और ये इंश्योर किया है कि चुनाव के पहले में हर परिवार को 2 लाख रुपए केंद्र से मेरी बात हो गई मैं पहुंचा दूंगा। तो जो 400 रुपए का सीधा 1100 रुपए जो उन्होंने किया है सामाजिक पेंशन का, ये एक बहुत बड़ा, जैसे लाडली बहना का है या महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार ने किया था उसके रूप में उसको देखा जाना चाहिए कि उन्होंने सीधे। और सबसे बड़ी एक घोषणा की है कि हर ग्राम पंचायत में लड़कियों की शादी के लिए विवाह भवन बनाने की नीतीश कुमार ने परसों घोषणा की कि हर ग्राम पंचायत में एक विवाह भवन होगा जहां बेटियों का फ्री में विवाह किया जाएगा और सरकार सुनिश्चित करेगी उस विवाह भवन में बेटियों का विवाह अच्छे से हो। तो सारे बेटियों को उन्होंने कवर किया, 400 रुपए से 1100 रुपए की पेंशन करके उन्होंने पूरी लगभग आधी आबादी को कवर कर लिया है। 94 लाख गरीब लोगों को 2 लाख रुपए हर परिवार को देने का वादा करके उन्होंने अपने वोट बैंक के साथ साथ दूसरा वोट बैंक भी मजबूत किया है। अब नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि अब लड़ाई इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फ्रीबीज चला है, जिस तरीके से बाकी राज्यों में चला है, दिल्ली में भी आपको घोषणा करना पड़ी प्रधानमंत्री मोदी को फ्रीबीज को लेकर, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार लूटी है, तो अब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उसकी घोषणा की है और मुझे लग रहा है इसका एक बड़ा असर होगा। अब देखते हैं कि अभी तो सिर्फ घोषणाएं हो रही है, जब चुनाव आएगा तो जो घोषणा पत्र आएगा उसमें तो अलग से घोषणाएं की जाएगी फ्रीबीज की। तो मुझे लग रहा है कि पूरा चुनाव जो काम किया उससे ज्यादा आप प्रदेश की जनता को क्या देने वाले हो फ्री में, उसके ऊपर लड़ा जाएगा। अभी भी ऐसा लग रहा है क्या, ये तो मतलब आप देखिए ना, जो अन्न योजना भी है, अब आप इसे एक सोशलिस्ट योजना भी कह सकते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये फ्री भी है, घर बैठे बैठे किसी को अनाज की बोरियां पहुंच जा रही है, तो उसका तो वारे न्यारे हैं ही, और उनके वारे न्यारे हैं तो जो भी चुनाव लड़ रहा है उसके वारे न्यारे हैं, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक और मुद्दा जो बिहार में इस वक्त काफी तेजी से चर्चाओं में आ रहा है वो एनआरसी का मुद्दा है। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मैटर पर सियासी पारा गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में अभियान के नाम पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की साजिश की जा रही है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे तंत्र एक्टिव हो गए हैं। गरीब, दलित, पिछड़ों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की प्लानिंग है। आप सुने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर, ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। ये पूरी तरीके से साजिश है
ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिल करके गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं हैं। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्लानिंग चल रही है। और कल ही कहानी कुर्सी की में हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार भी जो है बड़ी विचलित हो रही है। वो ये चाह रही है कि वोटर लिस्ट के नामों को रिव्यू किया जाए और वो रिव्यू सरकारी स्तर पर किया जाए, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, वहां पर तो ये रिव्यू हो नहीं सकता, लेकिन बंगाल में ये रिव्यू किया जा सकता है। इधर तेजस्वी यादव जी को शायद ये आइडिया मिल गया समीर जी कि इस मुद्दे को अब उठा लेना चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के बाद अब चुनाव में जीते या हारे, लेकिन एक मुद्दा तो हाथ में रहेगा। देखिए, मामला बहुत संवेदनशील है। आप देखिए, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 30 सितंबर को हम फाइनल मतदाता सूची जारी कर देंगे। 90 दिन बाकी है। आपने 25 जून से 25 जुलाई तक आप पुनरीक्षण मतदान कर रहे हो और आपने ये कहा है कि भाई 1 जुलाई 1987 से लेके 2004 के बीच में जो लोग जिनका जन्म हुआ है उनके मदर या फादर में से कोई एक भारतीय नागरिक का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और 2004 से लेके मदर फादर दोनों का आपको भारतीय होने का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप 1 महीने के अंदर पूरे बिहार में आप ये करोगे, उसके बाद 1 अगस्त को आप इसका डाटा निकालोगे, फिर 1 महीने के अंदर आपको, अगर आपका नाम नहीं तो आपको उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और 1 महीने के अंदर सितंबर महीने में चुनाव आयोग उसको फिर वेरिफिकेशन करेगा। तो इतने बड़े राज्य का जो आज अगर देखा जाए तो चौथा नंबर पे राज्य आता है। अगर उत्तर प्रदेश पहले पे आता है, दूसरे पे अगर महाराष्ट्र है, तीसरे पे अगर पश्चिम बंगाल है और चौथे पे अगर बिहार आता है, तो मुझे लग रहा है कि 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग ये पूरी प्रोसेस करके कैसे करेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए। लेकिन ये होना भी चाहिए। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई बाहर के मतदाता महाराष्ट्र में जुड़ जाते हैं, वोटर्स बढ़ जाते हैं, फिर चुनाव आयोग कहता है कि हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रोसेस है। चुनाव आयोग इसे व्यवस्थित तरीके से कराए और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, बिना डॉक्यूमेंट्स के फर्जीवाड़े से वोटर्स बन गए बंगाल के अंदर, बहुत बड़ा वर्ग है जो बंगाल में भी बना है और जो बिहार में भी बना है घुसपैठियों का, वह बाहर होना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि जब चुनाव आयोग 30 सितंबर को डाटा पब्लिश करेगा तो मुझे लग रहा है कि जो जेन्युइन वोटर होंगे, जो ईमानदार वोटर होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनका नाम आएगा। और जो फर्जी वोटर सरकारों ने या राजनीतिक दलों ने अपने तैयार करे वो बाहर हो जाएंगे। कि तंत्र को लग रहा है फर्जी वोटर हो, लेकिन तेजस्वी यादव हो, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो या वो ममता बनर्जी, उनको तो ये लग रहा है ना कि ये तो उनका अपना वोटर है जिसका नाम हटाने का प्रोसेस किया जा रहा है और ये सरकारी साजिश है। आप एक बार डेरेक ओब्रायन को भी सुने, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर। The latest BJP's internal survey for Bengal shows, when I say latest means it may be a few weeks old also, 46 to 49 seats BJP in Bengal. 46 to 49 seats is their number in Bengal if Bengal assembly polls are held. So, in their desperation to change or attempt to change things, you do these desperate things. The Secretary of the All India Trinamool Congress last week or earlier this week put out a number from when he was making a speech in Diamond Harbour of below 50. That's where this number came from. This is backdoor NRC. Why is this exercise being suddenly done right now? Why now? Bihar to 1 month and then the big one, Bengal. ये बैकडोर एनआरसी की बात हो रही है हर्षवर्धन जी। ये चाहे वो आप तेजस्वी यादव को सुन लें या फिर आप डेरेक ओब्रायन को सुन लें, कितनी बड़ी चिंता दरअसल इन विपक्षी दलों के लिए है। नहीं, बड़ा साहस चाहिए भाई। देश में गलत लोग नहीं हों, देश में बाहर से घुसपैठ करके आए लोग नहीं हों, उसके लिए एक संवैधानिक संस्था काम कर रही है। भारत का चुनाव आयोग देश के मतदाताओं को चिन्हित कर रहा है, यानी वो लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर फर्जी वोट पड़े, मतदाता गलत आ जाए तो वो लोकतंत्र के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है।
उसमें ये पार्टियां करे नहीं, ये तो बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश है। और एनआरसी तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राजनीतिक दल को स्वस्थ देश में करना ही चाहिए, वरना देश ही अस्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी एनआरसी नहीं हो रही, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि कौन लोग हैं, तो ये मुश्किल होगी। दूसरा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र चुनाव के समय उन्होंने कहा, उसका पूरा जवाब चुनाव आयोग ने दिया। अब एक होता है कि आप बाद की बात करें, एक होता है पहले की बात करें। चुनाव होने के बाद आप लकीर पीट रहे हैं कि सांप निकल गया, गड़बड़ था, लाठी थी कि क्या था। अभी तो चुनाव हुआ नहीं ना भाई। अब तो अच्छा है ना कि वोटर लिस्ट पहले हो जा रही है। बिहार में मान लो कि कहते हैं कि ठीक है चलो कुछ दिन, समीर जी की बात मान लें कि कुछ दिन का समय कम मिला, फिर भी थोड़ा जल्दी कर लीजिए, आप लोग भी मदद कीजिए, राजनीतिक दलों का इतना अभियान प्रचार चलता है। बंगाल में तो समय भी और थोड़ा ज्यादा मिलेगा। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो कुछ मंशा खराब है, तो दरअसल इनकी मंशा खराब है। और कैसे पता कि इन्हीं के वोटर जाएंगे? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात हुई ना, यानी हमारे वाले वोटर कट जाएंगे अगर ठीक से उसकी जांच हो गई। इसका मतलब यह है कागज उनके खराब हैं जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। और इसमें क्या दिक्कत है भाई? हम कहां पैदा हुए, हमारे माता पिता कहां पैदा हुए, किसी भी भारतीय नागरिक को यह बताने में समस्या क्या होनी चाहिए? नहीं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक और, इसी इलेक्शन में एक और स्टेक होल्डर हैं प्रशांत किशोर, उनकी भी हम चर्चा करते चले। प्रशांत किशोर जी आज वैशाली में है, और वैशाली हम जानते हैं विजय जी किसका पॉलिटिकल ग्राउंड है, तो वो लेकिन इन मुद्दों पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं कि क्या कोई छेड़छाड़ हो रही है, क्या नए नाम ऐड हो रहे हैं, या कुछ नामों को हटाया जा रहा है, इस पर वो एकदम चुप है। वो अपनी अलग तरीके की, अलग किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्रशांत जी अपनी अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वो अभी एजुकेशन को लेकर या अपना जो पूरा पार्टी को, संगठन को खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तो मुझे यही कन्फ्यूजन है, कल परसों भी हमने चर्चा की थी कि प्रशांत जी ये तो बताएं कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका दुश्मन कौन है, या नीतीश कुमार के साथ लड़ना चाहते नहीं बोलते? नहीं, किसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं चुनाव, वो पूरा जो कैंपेन है, कौन नहीं आना चाहिए? प्रशांत जी से ये पूछना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए बिहार में, नीतीश कुमार या तेजस्वी? अरे सर, प्रशांत जी तो कहेंगे हम आना चाहिए। नहीं, हम आना चाहिए, लेकिन तब वो पहले लड़ाई किसके साथ लड़ रहे हैं? अगर किसी को हटाकर ही आने की बात है, तब तो फिर वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार के खिलाफ वो उस तरह से बोलते नहीं है ना। आज वैशाली में देखते हैं बोलेंगे या नहीं? क्या बोलेंगे? अब वहां तो बोलना ठीक है क्योंकि नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां भी नहीं बोलेंगे। वैशाली पर तो फिर तो उनके लिए मुश्किल काम होगा। लेकिन ये जो मुद्दा है वोटर लिस्ट का, देखिए दोनों तरह से देखें इसको। टेक्निकली तरीके से देखें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आपको एक सुझाव देने वाला था कि ये जो कॉफी आप यहाँ पिलाते ना, ये चुनाव आयोग को भिजवा दीजिए, थोड़ा जल्दी जाग जाए वो। यदि ये काम वो थोड़ा जल्दी कर लेते तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। और जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई बंगाल में है, बंगाल के लिए थोड़ा समय है, तो वहां पर इस काम को करवाएं। और पॉलिटिकल पार्टी जो आज इस पर सवाल खड़ा कर रही है चुनाव आयोग पे, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को लगा दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कोई डिले ही चल रहा है। मीनाक्षी एक लाइन पहले तो उनको मदद करें ना कि वो काम डिले हो रहा है, नौकरियां बांटी जा रही है, वो भी डिले हो रहा है, सब डिले में चल रहा है। मुझे लगता है ये चुनाव आयोग का बहुत अच्छा काम है, और राजनीतिक दलों को ये कहना चाहिए कि 3 महीने अगर चुनाव पोस्टपोन हो सकता है तो हम उसके लिए तैयार है। पहले ये जो फर्जी नाम है इससे बाहर हो जाए, पूरी नीट एंड क्लीन चुनाव वोटर लिस्ट बन जाए, उसमें फिर हम चुनाव में सपोर्ट कर दें इलेक्शन कमीशन को, सपोर्ट करें कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो वोटर लिस्ट को फाइनल करेंगे कि किसके साथ है, किसके साथ नहीं। और एक बार मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला आंकड़ा है कि 2 करोड़ से ऊपर इलीगल बांग्लादेशीज हैं भारत के अंदर, ऊपर है। इसका फिगर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है जो गवर्नमेंट प्रक्रिया शुरू करना चाहती है, खासकर इलेक्शन कमीशन। लेकिन अब मैं बिहार के बारे में बोलना चाहता हूं। बिहार जो है 38 डिस्ट्रिक्ट है, मैं एक डिस्ट्रिक्ट में घूमा हूं, वहां पे कई जगह पे रोड्स भी नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, और डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है, और उसमें 13 करोड़ की पॉपुलेशन है बिहार की। क्या ये प्रोसेस जो है हम कंप्लीट कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये वही बात है, इसलिए कॉफी थोड़ा जल्दी भिजवाने की बात कर रहे थे। नहीं, लेकिन मीनाक्षी, क्या हम इसकी वजह से हम कोई सुधार की प्रक्रिया नहीं करेंगे? ये तो ऐसे अगर होता, चुनावी व्यवस्था पर अगर आप शक करेंगे, जैसे जब जीएसटी लागू हुआ था तब भी कहा गया था भाई चुनाव की व्यवस्था तो अभी चल रही थी ना, मतदाता सूची पर सवाल तो राहुल जी ने उठाया। जीएसटी का नाम आपने ले दिया, अच्छा किया। जीएसटी पर अभी तक भी
रायता फैला हुआ ना, नहीं रायता भले फैलाने को है, लेकिन तो इसलिए क्योंकि आप टाइम पर काम नहीं कर रहे। अच्छा सर, और एक चुनावी रायता- व्यवस्था में यदि शक है तो हमारे लोकतंत्र के लिए ये बड़ा शक है। और आप नहीं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र पर अभी तक क्या ये लेकिन दोनों clear हो तरफ गई का है शक कैसे चलेगा? मैं तो सर मैं कह रहा हूं रायते एक की शक बात कर रही चलेगा हूं, ना। सर। मैं कह रहा हूं अगर मतदाता सूची पर शक है तो चलो मतदाता सूची का रिवीजन कराओ। अब अगर मतदाता सूची के रिवीजन पर भी शक है तो वही वाली रहने दो। फिर राहुल गांधी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तेजस्वी लेकिन सर, करेंगे, ये तो बात देखो तो ये वाजिब गड़बड़ है कर दिया। ना तो कह रहा हूं, कि political आप parties को काम इसमें कब समर्थन करना करेंगे? चाहिए। भाई, आप कोई काम तो- कब शुरू करेंगे उस काम को? फिर ये आप उस अचानक process कैसे को- याद आ रहा है? नहीं, बीच में अचानक तो नहीं है, छोड़ देंगे। process नहीं, तो में ही है। बिहार का इलेक्शन कोई आज तो तय नहीं हुआ। बिहार का इलेक्शन तो 5 साल पहले भी तय था कि कब होने वाला है। अच्छा ठीक है सर, अगली खबर पे मुझे जाना होगा। और जब मैं बोल रही थी, आपने कहा ना कि आप विजय जी आप कह रहे थे या हर्षवर्धन जी कहते कि रायता फैला दिया गया है? नहीं, रायता तो सर ने कहा। रायता करने का काम करता है। एक रायता जो है वो उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और वो ऐसा रायता फैला है। देखिए, हम मजाक में ये बात कर रहे हैं लेकिन मसला गंभीर है, क्योंकि बिहार और बंगाल के बाद बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कहीं है 2027 में, तो वो उत्तर प्रदेश में है। सीएम योगी को घेरने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बेस पर अखिलेश यादव पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि अखिलेश यादव कितने बड़ी चुनौती पेश करेंगे। इटावा में कथावाचक के साथ बदसलूकी के मैटर को वो लगातार भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसी सिलसिले में एक नया बयान उन्होंने दिया है, वो बयान आप सुने। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है, वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। अब रायता वाला कनेक्शन आपने समझा? वो रायता वाला कनेक्शन यही है। आप एक चुनावी मुद्दा बना रहे थे, आप कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, सब कुछ सही ट्रैक पर जा रहा था अगर समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स के लिहाज से हम देखें, लेकिन रायता तब फैला दिया जब आप ट्रंप की बात को लेकर आ गए। एक्चुअली में क्या वाकई में अखिलेश यादव सीरियस है इस मसले को लेकर? इसमें अमेरिका का क्या करना है? उत्तर प्रदेश के एक गांव में, इटावा के एक गांव में एक घटना घट गई, उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? इसका मतलब यही है कि आपके लिए ये बड़ी सस्ती सी बात है, इसका कोई कारण नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप डोनाल्ड ट्रंप तक भी चले गए, आप अमेरिका तक भी चले गए। विजय जी, कहाँ इसका क्या औचित्य था डोनाल्ड ट्रंप का लाने का? अपने ही बनाए हुए खाने को आपने रायते से पाट दिया। देखिए, अखिलेश जी क्या एक तो तंज में बात करते हैं तो वो कहीं से कहीं भी चले जाते हैं अपने वोटर को जिस तरह से बात कर रहे हो, लेकिन वो गलत चले गए। नहीं, वो रेफरेंस में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो है ना अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ट्रंप साहब को भी बार बार करना पड़ा वो पहलगाम वाले मसले में सीज फायर के लिए। वो वहां पर सरकार पर न केवल योगी सरकार पर, वो तो ईरान पर भी बोलते रहते हैं, सरकार पर भी। डोनाल्ड ट्रंप तो सर ईरान पर भी अंतर्राष्ट्रीय विषय को लाके कहीं से भी लाकर जाति के मसले को जोड़ देना। योगी जी से मोदी जी तक जा रहे हैं, आप समझिए। अखिलेश जी बिना बात के ऐसे नहीं बोल रहे ना। वो कह रहे हैं ये चुटिया वाला मामला तो ये था कि योगी सरकार कंट्रोल नहीं कर रही, वहां केंद्र सरकार भी कंट्रोल नहीं करती, इसलिए ट्रंप साहब को बार बार बोलना पड़ता है। समझ रहे हैं आप बात? और आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि वो कहीं से भी कहीं बात को जोड़कर चला रहे हैं। उनको है इशू कि भाई अपने इशू को किसी न किसी तरह से जिंदा रखा जाए और किसी न किसी तरह से सरकार को एक कमेंट करके, टिप्पणी करके उसको घेरे में डाला जाए। अखिलेश यादव सीरियसली बोल रहे थे हर्षवर्धन जी? नहीं, पता नहीं, विजय जी ने प्रयास तो किया, मैंने भी प्रयास किया और उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन इन 3 प्रयासों के बाद समझ में नहीं आया कि वो करना क्या चाह रहे थे। ये ठीक है, तंज आप कई बार करते हैं, कई बार अच्छा भी लगता है तंज, लेकिन इस संवेदनशील घटना पर मुझे आज तक ध्यान में नहीं आ रहा है कि इस तरह से किसी गांव की घटना को जिस पर कार्रवाई कानूनी हो गई हो, किसी राजनीतिक दल ने अपने कार्यालय में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, इस तरह का सम्मान समारोह किया हो, उसके बाद ढोलक की थाप पर गाना सुना हो, ये सब कभी नहीं हुआ। और मैं फिर एक बात बता दूं,
ऐतिहासिक तौर पर ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है। बिहार में यादवों का, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, इनसे संघर्ष होता है। उत्तर प्रदेश में, और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कहीं पर भी आपको ब्राह्मण यादव संघर्ष नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। दोनों अलग अलग पार्टियों के साथ रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके आज तक ब्राह्मण यादव, आज भी, अभी इतना कुछ हो गया है ना, लेकिन आप उस इटावा गांव से थोड़ा आगे पीछे जाइए, क्योंकि वहां की मुझे भी पृष्ठभूमि नहीं पता है कि क्या हो रहा है, उससे आगे जाइए, आप बात करके देखिए, आपको ब्राह्मण यादव में झगड़ा होता हुआ मिलेगा नहीं, नंबर एक। दूसरा ये है, यादव तो उनके साथ वैसे भी लगभग 100% है, तो आप ये क्या करना चाह रहे हैं? अभी तक आप कह रहे थे कि ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, योगी जी का ठाकुर राज हो गया है, ठाकुरों के राज में ब्राह्मण रोज कुछ ना कुछ उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं नहीं ब्राह्मण ही सबका उत्पीड़न कर दे रहा है। मुझे लगता है जो अखिलेश यादव हैं वो पूरी तरह से मिसप्लेस्ड, जिसको कहते हैं उनकी प्रायोरिटीज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, जो उनको जब दिख जाएगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, एक लाइन में समझिए, सबसे बड़ा उदाहरण है पीडीए। किसी दिन पीडीए का पी कुछ और होता है, किसी दिन डी कुछ और होता है। इस बार ये डी डोनाल्ड ट्रंप थे, इसीलिए कोई भी कुछ सध नहीं पाता है। अखिलेश यादव को समझना चाहिए, वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, 37 सांसद और 111 विधायक। थोड़ा सा गंभीरता से व्यवहार करना चाहिए। भाई आपने जो बोला ना पीडीए, इस बार उनका ये जो पीडीए का डी था वो डोनाल्ड ट्रंप तक चला गया।